क्या आप जानते हैं K2 माउंट एवरेस्ट से ज्यादा खतरनाक है? K2 को सैवेज माउंटेन भी कहते हैं। यहाँ अनुभवी पर्वतारोही भी लगातार तूफानों, खड़ी बर्फीली ढलानों और डरावनी हकीकत का सामना करते हैं। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एवरेस्ट के विपरीत, जहां हजारों लोगों ने प्रयास किया है और कई सफल भी हुए हैं, K2 अब भी कहीं अधिक खतरनाक और जानलेवा चुनौती बना हुआ है। यहीं इन खतरनाक कगारों और बर्फीले मैदानों पर इतिहास की कुछ सबसे साहसी महिला पर्वतारोहियों का असमय और दुखद अंत हुआ। उन्होंने सपनों और दृढ़ संकल्प से चढ़ाई की, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी ताकतों ने तय कर दी जो उनके बस से बाहर थीं। बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और अचानक खाली जगह में फिसल जाना। एवरेस्ट पर हर 16 पर्वतारोहियों में से एक जीवित नहीं लौटता, लेकिन K2 पर यह संख्या 16 में से 4 हो जाती है, यानी 25% पर्वतारोही जीवित नहीं रहते। यह संभावना बहुत अच्छी नहीं है और आज हमारी सूची में शामिल महिलाओं के लिए यह भयानक किस्मतों का सिलसिला है। दर्शकों को हमेशा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मान लीजिए आप दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी पर हैं। आपने अभी-अभी 28,251 फीट की चढ़ाई की है, जो पृथ्वी पर लगभग किसी भी अन्य स्थान से ऊंचा है। आपके फेफड़े हवा को तरस रहे हैं और चेहरे पर बर्फीली हवा चुभ रही है। अभी इन बातों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने ये कर दिखाया। यही एहसास लिलियाने बिराड को 21 जून 1986 को हुआ था। वो वहां खड़ी थीं, K2 की चोटी पर अपने पति मॉरिस के साथ। तेज हवा थी और चारों ओर बर्फ थी। उस पल बस यही मायने रखता था कि वे दोनों दुनिया की छत पर साथ थे। लेकिन K2 पर चोटी तक पहुंचना सिर्फ आधा सफर है। असल परीक्षा नीचे लौटना है। लिलियाने और मॉरिस के नीचे उतरते ही मौसम बदलता है। शुरुआत में बस कुछ बादल थे, फिर तेज ठंडी हवा चलने लगी। कुछ घंटों में तेज तूफान आया। कल्पना कीजिए, इतनी घनी बर्फ कि आप अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी मुश्किल से देख सकें। तेज हवा आपको झकझोर रही है और हर कदम को एक जंग बना रही है। K2 पर बर्फीले तूफान में तापमान तेजी से गिरता है और सब कुछ धीमा लगता है। यही वो जगह थी जहां लिलियाने और मॉरिस पृथ्वी के सबसे खतरनाक पहाड़ पर बर्फीले तूफान में फंस गए थे। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी से जल्दी शरण की जरूरत है, इसलिए उन्होंने एक संकरी चट्टान ढूंढी और एक दूसरे से सटकर बैठ गए, तूफान के बीच खुद को गर्म रखने की कोशिश करते हुए। लेकिन जैसे जैसे घंटे धीरे धीरे बीतते गए, हर पल पिछले पल से ज्यादा ठंडा होता गया। वे महसूस कर सकते थे कि उनकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि उनके शरीर सिर्फ गर्म रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लिलियाना को खतरे का पता था। उसे पता था कि पहाड़ को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या क्या झेला है। पहाड़ पहले भी कई जाने ले चुका था और अब उनकी जान लेने आ रहा था। तूफान रात भर चलता रहा, तो सुबह तक वे अभी भी फंसे हुए थे, थके हुए थे और ठंड से कांप रहे थे। उन्होंने चलने की कोशिश की, पर ठंड बहुत थी। लिलियाने का शरीर जवाब दे रहा था। वो मुश्किल से अपने पैर उठा पा रही थी। तेज हवा बेरहम पहलवान की तरह उन्हें हर तरफ से झकझोर रही थी और पीछे धकेल रही थी। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब लिलियाने को गिरना ही पड़ा। वह जोर से गिरी और बर्फ ने तुरंत उसे ढक लिया। मॉरिस वहीं था, पर तेज तूफान ने उन्हें अलग कर दिया। उसने आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हवा की गर्जना में खो गई। उसने उठने की कोशिश की, पर उसका शरीर नहीं हिला। कल्पना कीजिए, आप वहां लेटे हैं, ठंड शरीर में गहराई तक उतर रही है और शायद आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। कौन जानता है वो क्या सोच रही थी। हम जो जानते हैं वो ये है कि अपनी आखिरी घड़ियों में वो अकेली थी। उसके चारों ओर सिर्फ हवा और बर्फ थी। तूफान थमने के बाद बचाव कर्मियों ने लिलियन की जमी हुई लाश उसी संकरी चट्टान पर पाई जहां वह गिरी थी। लेकिन मॉरिस, उनके पति, लापता थे। दिन हफ्तों में बदले, पर उनका कोई पता नहीं चला। राहत कर्मी सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते थे कि तूफान ने मॉरिस को कितनी दूर तक धकेल दिया था। उसका शव 12 साल बाद उस पहाड़ के हिस्से में मिला जहां कोई उम्मीद नहीं करता था। K2 ने भी मॉरिस पर पत्नी की तरह दया नहीं दिखाई।
लिलियाने बर्नार्ड उन चुनिंदा महिलाओं में थीं जो केटू की चोटी तक पहुंची थीं, लेकिन पहाड़ ने उनकी जान ले ली। वह लौट नहीं पाईं। काश उनकी कहानी दुर्लभ होती, पर यह कई उदाहरणों में से एक है जो केटू की निर्दयता दिखाता है। हमारी अगली कहानी जूली टूलिस के दुखद मामले से जुड़ी है, जो फिल्म निर्माता, मां और पर्वतारोही थीं और कभी किसी चुनौती से नहीं डरी। ज्यादातर पर्वतारोहियों के विपरीत जिनके बारे में हम बात करते हैं, जूली हमेशा से पर्वतारोही नहीं थीं। असल में 40 की उम्र में पहुंचने के बाद ही उन्हें पर्वतारोहण से प्यार नहीं हुआ था। उससे पहले वह जूडो प्रशिक्षक थीं, लेकिन एक बार जब उन्हें पर्वतारोहण का शौक लगा तो वो उसमें पूरी तरह डूब गईं। ये उनका जुनून और दुनिया से जुड़ने का तरीका बन गया। उन्होंने चढ़ाइयों की फिल्म बनाकर शिखरों की खूबसूरती और खतरे को कैमरे में कैद किया। K2 पर चढ़ाई करने से पहले जूली पहले ही दुनिया के कुछ सबसे कठिन पहाड़ों पर चढ़ चुकी थीं, जैसे नंगा पर्वत और ब्रॉड पीक, जो दोनों ही 26,000 फीट से ऊपर हैं। और उन्होंने ये सब फिल्म बनाते हुए किया, जिसका मतलब था कि उन्हें अपने चढ़ाई के सामान के साथ साथ भारी कैमरा गियर भी ले जाना पड़ता था। वो दुनिया को दिखाना चाहती थीं कि ऊपर पतली हवा में हर कदम एक जंग है। लेकिन K2 अलग था। वो खतरनाक पहाड़ सबसे बड़ी चुनौती था। यह किसी पर्वतारोही की आत्मा को बना भी सकता था और तोड़ भी सकता था। जूली को भरोसा था कि वो इसके लिए तैयार है। अगस्त 1986 में जूली और कर्ट डियम्बर्गर अपने समूह के साथ K2 पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश कर रहे थे। जूली और कर्ट अब अनुभवी पर्वतारोही थे और आगे की चुनौती के लिए तैयार थे। चढ़ाई अच्छी रही और 4 अगस्त को वे 28,000 फीट से ऊपर शिखर पर पहुंचे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उन्होंने जीत हासिल कर ली हो, लेकिन जैसा कि आप पहले से जानते हैं, शिखर केवल आधा रास्ता है। असली चुनौती नीचे आना है। और तभी सब कुछ बिखरने लगा। जैसे ही जूली और कर्ट नीचे उतरने लगे, मौसम अचानक बदल गया। एक तूफान आया। हवाएं 60 मील प्रति घंटे से तेज थीं और बर्फ इतनी तेज गिर रही थी कि मानो वे जिंदा दफन हो रहे हों। वे किसी तरह कैंप 4 तक वापस पहुंचने में कामयाब रहे और यहीं से ये कहानी भयावह मोड़ लेती है। कैंप 4 पहाड़ के ऊंचे कैंपों में से एक है। ये 26,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसे पर्वतारोही डेथ जोन कहते हैं। इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां समुद्र तल की तुलना में केवल 1/3 ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए शरीर ऑक्सीजन के लिए तरसते तरसते धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। आप खा नहीं सकते, आप सो नहीं सकते और साफ साफ सोच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जूली ने इसे महसूस करना शुरू कर दिया। ऊंचाई की बीमारी के पहले लक्षणों ने उसे बुरी तरह प्रभावित किया। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दूं कि ऊंचाई की बीमारी एक ऐसी स्थिति है जो ऊंचाई के कारण पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने से होती है। यह ऐसा है जैसे आपके जीवन का सबसे भयानक सिरदर्द हो गया हो। आपको चक्कर, पेट में मरोड़ और इतनी कमजोरी होती है कि हिल भी नहीं सकते। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ऑक्सीजन की कमी से दिमाग सूजता है और फेफड़ों में तरल भरता है। हर सांस लेना जंग सा लगता है, जैसे धीरे धीरे घुट रहे हों। जूली इन लक्षणों से अनजान नहीं थी। वो इन्हें पहले भी महसूस कर चुकी थीं और जानती थीं कि इन्हें कैसे संभालना है, लेकिन कभी इस तरह नहीं। इस बार हालात अलग और ज्यादा बुरे थे। और फिर हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। बर्फीले तूफान में टेंट से बाहर निकलते समय जूली फिसलकर ढलान पर गिरी और उसकी पसलियां टूट गईं। कर्ट ने उसकी मदद कर उसे टेंट में खींच लिया, लेकिन जूली की हालत बहुत खराब थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था। वे फंसे थे और तूफान रुक नहीं रहा था। कई दिनों तक वे उसी टेंट में रहे, ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से सटे हुए और तूफान के थमने का इंतजार करते रहे। K2 ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। जूली तेजी से कमजोर हो रही थी। वो मुश्किल से बैठ पा रही थी। उसकी सांसें उथली उथली और हांफती हुई आ रही थीं। ऊंचाई की बीमारी बढ़ती जा रही थी। उसके शरीर पर उसका बुरा असर पड़ रहा था। कर्ट ने उसे जगाए रखने की कोशिश की, उससे बात करता रहा, उसे हिम्मत बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहा। वो बार बार होश में और बेहोश हो रही थी। उसके होठ नीले और त्वचा पीली हो गई। वो पूरी तरह जम रही थी। 7 अगस्त तक साफ हो गया था
कि जूली अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। वो बहुत कमजोर हो गई थी, उसका शरीर बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। कर्ट, उसके साथी ने कहा कि उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों में सब कुछ साफ था। उसने फुसफुसाकर कहा कि वह थक गई है और उसे आराम चाहिए। तूफान के बीच उसने अंतिम बार आंखें बंद कीं। कोल्ट उसके शरीर के साथ तूफान में फंसा रहा। कुछ दिन बाद जब आखिरकार तूफान थमा, तो बचे हुए लोग अपनी लंबी उतराई शुरू करने लगे। जूली का शरीर उपकरणों और ऑक्सीजन के साथ नीचे ले जाना बोझिल हो गया। उन्हें उसे बर्फीली ऊंचाई पर छोड़ना पड़ा। यह उम्मीदों से भरा सफर का दुखद अंत था। जूली की मौत ने कई लोगों को झकझोर दिया। वो पर्वतारोही, कहानीकार, अग्रणी और मां थीं, जिन्होंने अपने सपनों का अंत तक पीछा किया। वो जोखिम समझती थीं और हर एहतियात बरती थीं। लेकिन K2 पर फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अनुभवी या तैयार हैं। एक पल में विशेषज्ञ भी असहाय शिकार बन सकता है। कभी कभी K2 पर त्रासदियां अचानक तूफानों या जानलेवा गिरने की घटनाओं के रूप में सामने नहीं आती। कभी कभी खामोश खतरे, जो आपको कभी दिखते भी नहीं, सबसे ज्यादा तैयार लोगों की जान ले लेते हैं। हमारी अगली कहानी के साहसी को इसका पता सबसे दर्दनाक तरीके से चला। जुलाई 2008 में सेसिलिया स्कोक के दो पर उसी आत्मविश्वास से खड़ी थीं, जैसा उन लोगों में होता है जिन्होंने धरती की सबसे ऊंची और ठंडी जगहें फतह की हों। सेसिलिया ने एवरेस्ट, डेनाली व चोयू फतह किए। वह खतरे या कठिन हालातों से अनजान नहीं थीं। उन्होंने दोनों ध्रुवों तक स्कीइंग की और एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम पाने वाली पहली महिला बनी। वो एक अनुभवी साहसी थीं। वो किसी भी चीज के लिए तैयार थीं, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगता था। उनके पति उनके साथ थे, रॉल्फ बे, एक साथी पर्वतारोही जो उन्हें भी वही जुनून था। उन्होंने कई चोटियां एक साथ चढ़ीं, पर K2 उनके दिलों में एक खास जगह रखता था। यह पहली बार नहीं था जब वे K2 की कठिन ढलानों से जूझे। 2005 में खराब मौसम के कारण उन्हें लौटना पड़ा था। अब 3 साल बाद वे शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ थे। एक साथ उन्होंने K2 पर चढ़ाई के लिए सासेन मार्ग चुना, क्योंकि यह पहाड़ की दक्षिणी ढलान से सीधे ऊपर जाने वाला रास्ता था। यह रास्ता सामान्य से अधिक चुनौतीपूर्ण था और यही उन्हें आकर्षित कर रहा था। चढ़ाई अच्छी रही। उन्होंने रिकॉर्ड समय में पहाड़ की चढ़ाई की और 1 अगस्त को सेसिल व उनके पति लगभग चोटी पर थे। मौसम साफ था। अंतिम चोटी की चढ़ाई शुरू करते वक्त सब कुछ उनके पक्ष में था। रॉल्फ, जो थके और ऊंचाई की बीमारी से जूझ रहे थे, ने चोटी से नीचे रुककर आराम किया। लेकिन सेसिलिया और एक अन्य पर्वतारोही, लार्स नेस, आगे बढ़ते रहे, इतिहास रचने के सपने से प्रेरित होकर। सेसिलिया और लार्स 1 अगस्त 2008 की 1:30 दोपहर को चोटी पर पहुंचे। ये दोनों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस चढ़ाई के साथ वे K2 पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले नॉर्वेजियन बन गए। लेकिन वे ज्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि पहाड़ के नियम जानते थे और जल्दी नीचे लौटना था। रोशनी कम होने लगी और उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। रॉल्फ, जो अब भी चढ़ाई से थका हुआ था, उन्हें देखकर मुस्कुरा उठा। वो उनकी सफलता से खुश था। लार्स ने रॉल्फ को आगे चलने दिया, पर उसने मना कर दिया। जब वे नीचे उतर रहे थे, लार्स आगे, उसके पीछे रॉल्फ और सबसे पीछे सेसिलिया थी। उन्होंने शाम को उतरना शुरू किया। उनके हेडलैम्प बढ़ते अंधेरे को चीर रहे थे। जैसे ही उनकी हेडलैम्प्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ीं, वे सावधानी से खड़ी और बर्फीली ढलानों पर नीचे उतरने लगे। अनुभवी पर्वतारोही होने के नाते वे जानते थे कि यहां एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन ये K2 था। इन ढलानों पर कई बार सावधानी भी काफी नहीं होती। जैसे ही वे नीचे उतरते, अचानक पहाड़ में गहरी गड़गड़ाहट गूंजी। सेसिलिया के पैरों तले जमीन हिलने लगी। सेसिलिया लड़खड़ाई, संतुलन संभालने की कोशिश की। उसने ठीक समय रहते ऊपर देखा, एक रोशनी टिमटिमाई और गायब हो गई। सेसिलिया सिर्फ डर के मारे देखती रह गई जब उसके पति रॉल्फ पर गिरती हुई बर्फ आकर लगी। एक पल वो वहां था और अगले ही पल वो गायब हो गया। पहाड़ ने उसे निगल लिया। सेसिलिया ने रॉल्फ को पुकारा। उसकी आवाज तेज हवा में दब गई। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा था।
लार्स आगे भागा, अंधेरे में उसकी निशानी ढूंढता रहा, जबकि सेसिलिया हैरान और अविश्वास में जड़ रही। वो बेताबी से उम्मीद कर रही थी कि वो सुरक्षित हो। मिनटें घंटों सी लगीं, और जब लार्स ने लौटकर कांपती आवाज में वे शब्द कहे जिन्हें सेसिलिया सुनना नहीं चाहती थी, रॉल्फ अब नहीं रहा। हम सिर्फ उस बेचैनी और दुख की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन शोक का समय नहीं था। सेसिलिया को चलना था। चढ़ाई के लिए जिन फिक्स्ड रस्सियों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, वे या तो बर्फ में दब गई थीं या प्रभाव से नष्ट हो गई थीं। जिस रास्ते पर वे धीरे धीरे चढ़े थे, वो पल भर में गायब हो गया। वो 26,000 फीट से भी ऊपर डेथ जोन में फंसी हुई थी, और नीचे उतरने का कोई साफ रास्ता नहीं था। उसने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वो अपने साथ उस सदमे और डर को लेकर चली, जब उसने सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया, नीचे उतरते हुए जिंदा रहना। सेसिलिया K2 से उतरते समय घंटे बेहद धीमे और दर्दनाक बीते। उसकी ताकत कम होती जा रही थी। पतली हवा के कारण सांस लेना और भी मुश्किल हो गया था, और उसका शरीर थकावट से दर्द कर रहा था। लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। उसे पता था कि अगर वो चलती नहीं रही तो वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए वह पहाड़ से चिपकी रही, अंधेरे में एक एक कदम नीचे उतरती रही, ये जानते हुए कि एक गलत कदम उसका आखिरी हो सकता है। हालांकि उसे लगा कि वह नहीं बच पाएगी, फिर भी वह आगे बढ़ती रही। अंततः वो थकी लेकिन जिंदा कैंप 4 पहुंची। उसके पति और 10 पर्वतारोहियों की K2 पर बर्फ के ढहने से मौत हो गई थी। यह पर्वत के इतिहास के सबसे घातक दिनों में से एक बना हुआ है। सेसिलिया जब बेस कैंप पहुंची, तब तक वह नर्क से गुजर चुकी थी। उसने इतिहास रचा और किसी तरह उस क्रूर पर्वत से बच गई, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। वो अपने पति संग K2 चढ़ाई करने आई थी, पर डरावनी यादों और टूटे दिल के साथ लौटी। K2 की कठोरता ने सिर्फ सेसिलिया ही नहीं, कईयों की किस्मत बदली है। कुछ पर्वतारोहियों के लिए पहाड़ की पुकार नुकसान के डर से भी बड़ी होती है। अगली कहानी हमें ठीक यही दिखाती है। एलिसन हारग्रीव्स ने पहाड़ की पुकार सुनी, और ये उनकी कहानी है। तो इसे जरा कल्पना कीजिए, यह 1995 की गर्मी है और आप K2 की तलहटी में खड़े हैं। उसकी ऊंची ढलानों को ऊपर की ओर देख रहे हैं। आसमान साफ है, हवा पतली है, और आपको पता है कि आप अपनी जिंदगी की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक का सामना करने वाले हैं। यहीं एलिसन हारग्रीव्स थीं, 33 वर्षीय ब्रिटिश पर्वतारोही और 2 बच्चों की मां। लेकिन वो सिर्फ चोटी तक पहुंचने नहीं, बल्कि इतिहास रचने आई थीं। एलिसन कोई आम पर्वतारोही नहीं थीं, यहां तक कि पर्वतारोहियों के बीच भी वो अपनी ही एक अलग श्रेणी में थीं, क्योंकि उसी साल की शुरुआत में वो बिना बोतल बंद ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट अकेले चढ़ने वाली पहली महिला बनी थीं और दुनिया भर में सुर्खियों में आई थीं। सर्दियों में 6 महीने की गर्भवती होकर उन्होंने आइगर नॉर्थ फेस फतह की थी। वो बेहद प्रेरित, जुनूनी और बेहद स्वतंत्र थीं। वो पर्वतारोही थीं और मानती थीं कि काम मुश्किल तरीके से करना चाहिए। K2 की तलहटी में खड़ी होने पर उनका लक्ष्य सिर्फ सफल चढ़ाई करना नहीं था, उन्होंने फिर से इतिहास रचने की योजना बनाई थी। इस बार पृथ्वी के सबसे खतरनाक पर्वत पर कठिन रास्ते से चढ़कर, ना ऑक्सीजन, ना ऊंचाई पर सामान ढोने वाले पोर्टर, और ना ही कोई समझौता। जून 1995 में एलिसन के 2 के बेस कैंप पर पहुंची, अब्रूजी स्पर के रास्ते से पर्वत को चढ़ने के लिए तैयार। ड्यूक ऑफ एब्रूजी के नाम पर रखा गया यह रास्ता 1909 में उनकी चढ़ाई की कोशिश के कारण प्रसिद्ध है। यह सबसे लोकप्रिय और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण रास्तों में से एक है। इसने कई पर्वतारोहियों की जान ली है, और जैसा कि आप जल्द ही देखेंगे, यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों। अब्रूजी इस पर केदों के आधार से तेजी से ऊपर उठता है और पहाड़ की दक्षिण पूर्वी रिज पर 11,000 फीट की कठोर चढ़ाई के साथ जारी रहता है। यह एक कठोर मार्ग है जिसमें न केवल ताकत और सहनशक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि अद्भुत कौशल और फौलादी हिम्मत भी चाहिए। यह मार्ग हाउस की चिमनी से शुरू होता है, जो 2000 फीट ऊंची सीधी चट्टान और बर्फ की दीवार है। इसका नाम अमेरिकी पर्वतारोही बिल हाउस के नाम पर है, जिन्होंने इसे 1938 में पहली बार चढ़ा था। पर्वतारोहियों को ऊपर चढ़ने के लिए क्रैम्पॉन व आइसेक्स चाहिए। यह हिस्सा इतना कठिन है कि केवल सबसे फिट और दृढ़ लोग ही इसे पार कर सकते हैं। यह तो शुरुआत है,
हाउस की चिमनी के बाद सब और कठिन हो जाता है। अगला हिस्सा ब्लैक पिरामिड कहलाता है। ये ढीले पत्थरों की भूल भुलैया है जो अजीब कोनों पर निकले हैं और उन पर बर्फ की फिसलन भरी परतें हैं। आपको हर कदम पर ध्यान देना होता है और हर पकड़ को अच्छी तरह से जांचना पड़ता है। एक छोटी सी फिसलन या कोई ढीला पत्थर और सब खत्म। अधिकांश पर्वतारोहियों की हिम्मत तब टूट जाती है जब वे धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, यह जानते हुए कि गिरने पर हजारों फीट नीचे गिर सकते हैं। लेकिन एलिसन ने इन सब बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो लगातार आगे बढ़ती रहीं, पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ती रहीं। उनकी नजरें शिखर पर टिकी थीं। लेकिन उस गर्मी में मौसम अनुकूल नहीं था। तूफान लगातार कई दिनों तक पहाड़ पर कहर बरपाते रहे, जिससे पर्वतारोहियों को बार बार पीछे हटना पड़ा। टीम के साथ ही ब्रिटिश एलन हिंकीज ने हालात बिगड़ने से पहले अनुकूल मौसम के शुरुआती मौके का फायदा उठाकर शिखर पर चढ़ाई कर ली। लेकिन एलिसन जल्दी में नहीं थीं। वो धैर्यवान और सतर्क थीं। वह जानती थीं कि केटू साधारण पहाड़ नहीं है। 6 अगस्त तक एलिसन 2 बार कैंप 3 और 1 बार कैंप 4 तक चढ़ चुकी थीं। हर बार जब भी वो ऊपर जाने की कोशिश करतीं, मौसम और खराब हो जाता था। उन्हें 26,000 फीट से ऊपर रुकना पड़ा। उनकी टीम के ज्यादातर लोगों ने सामान समेटकर घर लौटने का फैसला किया, लेकिन वो और अभियान नेता रॉब स्लेटर रुक गए और एक और कोशिश करने का फैसला किया। ज्यादातर पर्वतारोही बेस कैंप छोड़ गए, लेकिन दूसरी टीमों के कुछ पर्वतारोही भी वहीं रुके रहे। सभी को शिखर तक पहुंचने का एक आखिरी मौका मिलने की उम्मीद थी। 9 अगस्त को उन्होंने मौसम में थोड़ी देर के लिए सुधार देखा और तुरंत इसका फायदा उठाने का फैसला किया। इस बार योजना थी कि वे शिखर तक जाएं। कैंप 3 पहुंचते ही उन्हें तबाही दिखी। एक हिमस्खलन ने उनकी टेंटें तबाह कर दी थीं। ज्यादातर पहाड़ों पर यह दर्शाता है कि आपने गलत जगह कैंप लगाया। लेकिन यह केटू है। यह कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। हिमस्खलन कहीं भी कभी भी हो सकता है। एलिसन और पर्वतारोहियों ने बर्फ में दबा सामान खोजने के लिए 1 घंटे से ज्यादा तलाश की। जरूरी सामान मिलने पर वे कैंप 4 की ओर बढ़े और 11 अगस्त को बिना परेशानी पहुंच गए। शुक्र है कैंप 4 सुरक्षित था। 12 अगस्त का दिन साफ और खूबसूरत था। यह शिखर पर चढ़ने के लिए सही दिन था, पर वे पिछले दिन की थकान से बहुत थके थे, इसलिए उन्होंने आराम करने का सोचा। अगले दिन 13 अगस्त को सुबह 2 बजे एलिसन समेत 10 पर्वतारोही शिखर की ओर चले। शुरुआत से ही चढ़ाई में समस्याएं थीं। बर्फ अस्थिर थी और मौसम भी संदिग्ध लग रहा था। 5 पर्वतारोहियों ने बॉटलनेक कूलवार पहुंचने से पहले लौटने का निर्णय लिया। बॉटलनेक कूलवार एक संकरा और खतरनाक हिस्सा है, जहां आपको एक विशाल सेराक के नीचे चढ़ना पड़ता है, जो अस्थिर मौसम में कभी भी गिर सकता है। यह केटो का वो हिस्सा है जहां आपको पता होता है कि आप सचमुच किस्मत को ललकार रहे हैं। वापस लौटने वालों में एवरेस्ट विजेता सर एडमंड हिलरी के बेटे पीटर हिलरी भी थे। उन्हें मौसम की स्थिति पसंद नहीं आई और उन्होंने फैसला किया कि अब वापस लौटने का समय है। एलिसन उसी दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ी जिसने उन्हें एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचाया था, और शाम 6:17 बजे आखिरकार एलिसन केदो की चोटी पर पहुंच गईं। वह समुद्र तल से 28,251 फीट ऊंचाई पर थीं, जो पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थानों में से है। वह उन कुछ महिलाओं में से एक थीं जिन्होंने ऐसा किया था, और निश्चित रूप से उन बहुत ही कम पर्वतारोहियों में से थीं जिन्होंने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के यह कारनामा किया। ये एक असाधारण उपलब्धि थी, एक और जीत उस महिला के लिए जिसने अपना जीवन ये साबित करने में लगा दिया था कि कुछ भी असंभव नहीं है। उन्हें तब इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन दक्षिण से घाटी में गर्म नम हवा का एक सिस्टम आ रहा था, और वो पहाड़ के उत्तरी चीनी हिस्से से आ रहे एक शक्तिशाली प्रतिचक्रवात से टकराने वाला था। तूफान शाम 5 बजे पीटर और पर्वतारोहियों को घेर चुका था। वे ब्रॉड पीक से नीचे उतर रहे थे, जो केदो से करीब 2000 फीट नीचे है। अचानक वह 80-100 मील प्रति घंटे की तेज हवाओं से अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। शरण के लिए भागते समय उन्होंने डर कर केदो की ओर देखा। वे अब भी पहाड़ पर शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे लोगों को देख सकते थे। एलिसन और अन्य पर्वतारोही जो ऊपर जा रहे थे, अनजान थे कि उनके रास्ते में तबाही है।
शाम 6:17 बजे शिखर पर पहुंचकर एलिसन और अन्य लोग उतरने लगे। शिखर पर मौसम साफ था और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। अनुभवी पर्वतारोही होने के कारण वे जानते थे कि वहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। वे दूर नहीं गए थे कि तेज तूफान आ गया। ये हवा और बर्फ की एक विशाल दीवार थी जो अचानक उन पर आ गिरी। तापमान तेजी से गिरा और मिनटों में दृश्यता खत्म हो गई। वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई थी। चढ़ाई करने वाले लोग नीचे उतरने का रास्ता ढूंढते हुए इधर उधर बिखर गए थे, लेकिन खुद को बांधने के लिए कोई फिक्स्ड रस्सी नहीं थी और न ही कहीं शरण लेने की जगह। उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था। तेज हवा ने उन्हें उठाकर दक्षिणी ढलान से नीचे फेंका और पहाड़ ने उन्हें एक एक करके निगल लिया। एलिसन के साथ 3 स्पेनिश, 1 न्यूजीलैंडर और 1 अमेरिकी थे। कुछ दिन बाद जब 5 पर्वतारोही कैंप 4 से उतर रहे थे, उन्हें एक चट्टान पर एक जूता मिला। वो एलिसन का था। उन्होंने सामने देखा और एलिसन का शरीर उसके हरे पर्वतारोहण सूट में देखा, जो वहां से हजारों फीट नीचे गिरा हुआ था जहां वो गिरी थी। वे जानते थे कि एलिसन को वापस लाना है, पर थक चुके थे और नीचे लाने का तरीका नहीं था। इसलिए वे नीचे उतरते रहे। ब्रिटेन की सबसे महान महिला पर्वतारोहियों में से एक एलिसन को वहीं छोड़ते हुए जहां वह पड़ी थी। एलिसन हारग्रीव्स 33 की उम्र में 2 बच्चों को छोड़ गईं, जिन्हें बाद में पता चला कि उनकी मां इतिहास की सबसे बहादुर पर्वतारोहियों में थीं। वो K2 इतिहास रचने आईं और उन्होंने कर दिखाया। अब तक साझा कहानियों से आप समझ सकते हैं कि K2 कितना खतरनाक है और ये अनुभवी पर्वतारोहियों की जान भी ले सकता है। पहली बात जिस पर हम सभी सहमत हो सकते हैं वो है मौसम। K2 अपने अप्रत्याशित मौसम के लिए प्रसिद्ध है, जो इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण है। देखिए, K2 काराकोरम पर्वतमाला के केंद्र में स्थित है, जो दुनिया के सबसे अधिक भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। क्योंकि काराकोरम पर्वतमाला 2 टकराते हुए महाद्वीपों की सीमा पर स्थित है, मौसम प्रणालियों के हिसाब से मध्य एशिया से हवाएं गरजती हैं, जो बर्फीली ठंड और तेज बर्फबारी लाती हैं। इसी दौरान हिंद महासागर से ग्रीष्मकालीन मानसून गर्म नम हवा घाटियों में लाता है, जिससे भारी बर्फबारी और खतरनाक बर्फ की स्थिति बनती है। यह स्थिति K2 को अचानक भीषण तूफानों का केंद्र बना देती है। और एवरेस्ट के विपरीत, जिसे आसपास की चोटियां आंशिक रूप से भीषण से बचाती हैं, K2 लगभग अकेला खड़ा है, पूरी तरह से खुला हुआ। पहाड़ की तीखी ढलानों पर अस्थिर मौसम प्रणालियों का पूरा असर पड़ता है और इससे बहुत ही अप्रत्याशित मौसम बन सकता है, जो पल भर में बदल सकता है। उदाहरण के लिए 2008 में पहाड़ पर भीषण मौसम की वजह से 26,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ की एक चादर अचानक गिर गई थी। इस हिमस्खलन में एक दिन में 11 पर्वतारोहियों की मौत हुई और कई घायल हुए। इलाके की अस्थिरता के चलते इन घटनाओं के समय या स्थान की भविष्यवाणी लगभग असंभव हो जाती है। और खुद पहाड़ की बनावट भी है। K2 अपनी तीखी खुली ढलानों के लिए मशहूर है। अन्य ऊंचे पहाड़ों की तुलना में K2 में हल्की ढलानें और समतल क्षेत्र बहुत कम हैं। चोटी तक पहुंचना तकनीकी है। पर्वतारोहियों को खड़ी बर्फीली दीवारों और ऊपर लटके विशाल सेराकों के इर्द गिर्द रास्ता बनाना पड़ता है। एक फिसलन, एक छोटी सी गलती पर्वतारोही को हजारों फीट नीचे गिरा सकती है। फिर ऊंचाई की बात आती है। 28,251 फीट की ऊंचाई पर K2 दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल की तुलना में लगभग 1/3 होता है। यह कुख्यात डेथ जोन है, जहां शरीर ऑक्सीजन की कमी में खुद को नहीं ढाल सकता। हर सांस लेना मुश्किल होता है, जिससे शरीर धीरे धीरे बंद होता है। ऊपर जितनी देर रहेंगे, हिमस्खलन या मौसम बदलने से धीरे धीरे मौत आती है। पर्वतारोही अक्सर ऊंचाई की गंभीर बीमारी झेलते हैं, जिसमें सिर दर्द, मतली और थकान होती है, और हालत इससे भी बिगड़ सकती है। हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा यानी HAP फेफड़ों को तरल से भर देता है, जबकि हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा यानी CSE दिमाग को सूजा देता है। दोनों तुरंत नीचे ना उतरें तो जानलेवा हो सकते हैं। K2 पर नीचे उतरना कहना आसान, करना मुश्किल है। एवरेस्ट पर हर सीजन सैकड़ों लोग चढ़ते हैं, लेकिन K2 इतना लोकप्रिय नहीं है।
निकटतम गांव कई दिन दूर है और ये पर्वत शहर व अस्पताल से काफी दूर है। इस एकांत का मतलब है कि अगर कुछ गलत हो जाए, जैसा कि अक्सर होता है, तो बचाव की गारंटी नहीं होती। यहां तक कि जो हेलीकॉप्टर भेजे जा सकते हैं, उन्हें भी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अनिश्चित मौसम और साफ लैंडिंग साइट्स की कमी। पर्वतारोही जानते हैं कि चढ़ाई शुरू करने के बाद वे खुद पर निर्भर होते हैं। अंत में K2 की तीव्र ठंड और तेज हवा वहां का वातावरण कठोर बना देती है। फ्रॉस्ट बाइट आम है। इतनी ठंड होती है कि रस्सी क्लिप करना या दस्ताने पहनना भी मुश्किल हो जाता है। जब तापमान गिरता है और तेज हवा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे हवा शरीर को चीर रही हो। K2 पर हर फैसला जीवन और मृत्यु से जुड़ा होता है। क्या पहनना है, कौन सा सामान साथ रखना है और कब आगे बढ़ना है या कब वापस लौटना है। ये कारक K2 को इंसानी सहनशक्ति, कौशल और इच्छा शक्ति की असली परीक्षा बनाते हैं। ये पर्वत गलतियों को माफ नहीं करता। यह छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति का प्रकोप मजबूत पर्वतारोहियों को भी हरा देता है और उन्हें पर्वत पर निर्भर कर देता है। तो ये जानने के बाद आपको क्या लगता है, K2 पर अभियानों को सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? अपने विचार बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। साहसी बने और बहादुरी दिखाएं।